गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम जल प्रदूषण रोकने के जो उपाय हैं उन उपायों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है ऑनलाइन। लगभग आपके 60% से अबव सिलेबस हो चुका है ऑनलाइन क्लासों में। तो सभी बच्चे जो क्लासें रेगुलर ले रहे हैं वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रूप से रखें और इसे रिवाइज करते रहें। जैसे ही स्कूलें ऑफलाइन स्टार्ट होती हैं आपको इसका रिवीजन स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप ऑनलाइन क्लास से अपनी स्टडी सुचारू रूप से चालू रखें। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण क्या होता है, किन कारणों से होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इनके बारे में अपने लास्ट क्लास में चर्चा की है। आज अपन देखते हैं जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। आज का जो अपना टॉपिक है वह है जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। देखो बच्चों, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ जो साधारण उपाय हैं उन उपायों की अपने को यहाँ चर्चा करनी है। सबसे पहले अपन बात करें तो कल कारखानों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जहरीले जो पदार्थ होते हैं जो जल के साथ बहकर बाहर आते हैं, ऐसे जल को पीने योग्य जो जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अर्थात कल कारखानों से, उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल है जिसमें जहरीले कई प्रकार के रसायन मिले होते हैं, कई प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं, उन ऐसे जल को जो पीने योग्य जल स्रोत हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, उनके अंदर ऐसे दूषित जल को नहीं छोड़ना चाहिए। तो पहला जो इसके लिए अपने द्वारा उठाया गया कदम है वो ये हो सकता है कि कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को पेयजल स्रोतों जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब आदि में नहीं छोड़ना चाहिए। जो पेयजल स्रोत हैं उन पेयजल स्रोतों के अंदर कारखानों से उत्पन्न होने वाला जो अपशिष्ट है, जल स्रोत है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ बच्चों जो कीटनाशक होते हैं उन कीटनाशकों का उपयोग, दवाओं का उपयोग जिन खेतों के अंदर किया जाता है उन खेतों से बहकर आने वाला जो पानी होता है उस पानी को भी पीने योग्य जल स्रोत हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। तो दूसरा इसके लिए अपने द्वारा उठाया गया कदम ये हो सकता है कि रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों वाले खेतों का पानी बहकर पेयजल स्रोतों में नहीं जाना चाहिए। पेयजल स्रोतों में नहीं जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों वाले खेतों का जो पानी होता है वो पानी बहकर आपके पेयजल स्रोत जो हैं उन पेयजल स्रोतों के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए खेतों के अंदर।
और उनके स्थान पर जो जैविक कीटनाशी हैं उन जैविक कीटनाशकों का, जैविक उर्वरकों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें तो आपके बेसिलस कुल के जो जीवाणु हैं उनका उपयोग हम पेस्टिसाइड्स और आपके उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा राइजोबियम है, नील हरित शैवाल है, एजोबैक्टर है, माइकोराइज्मा है, ये कुछ जैविक कीटनाशी हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे जैविक उर्वरक हैं, सूक्ष्मजीव हैं जो लाभदायक होते हैं, मृदा के लिए भी लाभदायक होते हैं और प्रदूषण भी नहीं करते हैं। तो हमें जैविक कीटनाशकों और जैविक खाद का उपयोग अधिक करना चाहिए रासायनिक खाद और उर्वरक की जगह पर। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि जैविक खाद व जैविक कीटनाशकों का प्रयोग अधिक किया जाना चाहिए। सामान्यतः जो जैविक कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग साधारण कीटनाशकों की जगह करने से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, जल प्रदूषण भी कम होता है। अपन कैसे कर सकते हैं? जैसे बेसिलस कुल के जो जीवाणु हैं उनको अपने को उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो आपके एजोबैक्टर हैं, माइकोराइज्मा है और आपके जो नील हरित शैवाल है, राइजोबियम है, इनका उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे राइजोबियम, नील हरित शैवाल, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, माइकोराइज्मा, बेसिलस आदि का उपयोग, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। जैविक खाद व जैविक कीटनाशकों का उपयोग पर अपने को बल देना चाहिए, जिससे जैविक कृषि पर बढ़ावा मिले, पर्यावरण प्रदूषण कम हो और जल प्रदूषण की मात्रा भी कम हो जाए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो कूड़ा करकट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में, तालाबों में और झीलों के अंदर नहीं डालना चाहिए। सामान्यतः उन्हें शहर के बाहर जो अपशिष्ट जोन होता है उस जगह पे डालना चाहिए। घरों एवं शहरों के कूड़े करकट को, घरों एवं शहरों के कूड़े करकट को नदियों एवं पेयजल स्रोतों में नहीं ढालना चाहिए। घरों एवं शहरों के जो कूड़ा करकट होता है उन कूड़े करकट को नदियों एवं पेयजल स्रोतों के अंदर अपने को नहीं डालना चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो उर्वरक और विद्युत संयंत्र से सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए, ताकि अम्ल वर्षा जो होती है ऐसी प्रक्रिया ना हो सके। अर्थात रासायनिक उर्वरक और जो पेस्टिसाइड होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं उनका उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के निर्माण के दौरान नाइट्रोजन व सल्फर के
ऑक्साइडों के, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइडों के उत्पादन में कमी की जानी चाहिए, जिससे अम्ल वर्षा न हो। अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि अम्ल वर्षा क्यों होती है। अम्ल वर्षा होती है, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये वर्षा जल के साथ मिलकर नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। इसलिए हमें कम से कम नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं उनकी मात्रा को कम से कम उत्पन्न होने देना चाहिए, कम से कम उसका उत्पादन हो, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम मात्रा में हो और जल अम्ल वर्षा कम मात्रा में होने से सामान्य रूप से जो जल स्रोत होंगे वो दूषित नहीं होंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं किस प्रकार से अपन जल प्रदूषण को अन्य तरीके से रोक सकते हैं। देखो बच्चों, जल प्रदूषण रोकने के लिए हम अगला कदम ये उठा सकते हैं कि जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको नदियों में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए और सामान्यतः जो शव होते हैं उन शवों की जो राख होती है उन राखों को भी नदियों में नहीं बहाया जाना चाहिए। जीव जंतुओं के अलावा शवों की राखों जो होती हैं उसको भी नदियों के अंदर प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। ये भी एक तरीका है जल प्रदूषण रोकने का। मृत जीव जंतुओं के शव एवं शवों की राख को नदियों में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। देखो बच्चों, साधारण सा तरीका है कि जो डेड बॉडीज होती हैं जीव जंतुओं की, शव होते हैं, उनकी राख को नदियों में ना बहाकर हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो चमड़ा उद्योग होते हैं उन चमड़ा उद्योगों के द्वारा जो निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है वो सामान्यतः जैविक अंश होता है और उस जैविक अंश को सामान्यतः नदियों के अंदर प्रवाहित होने से रोकना चाहिए। ऐसा करके हम जल प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो जल प्रदूषण चमड़े के शोधन के लिए जो जल प्रयुक्त होता है उस जल को कम मात्रा में जल स्रोत के अंदर मिलने देना चाहिए। चमड़ा उद्योगों में प्रयुक्त जल को नदियों या झीलों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नदियों के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त जो जल होता है उस जल को नदियों और पीने योग्य जो जल स्रोत हैं उसके अंदर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। इसमें 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जो चमड़ा उद्योग के अंदर जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सामान्यतः जानवरों की जो खाल होती हैं, उसके मांस, रक्त, उसके बाल जो होते हैं ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो
पानी के साथ ये मिलकर जल स्रोतों में चले जाते हैं और जल स्रोत दूषित हो जाता है। इसके अलावा जब चमड़े की रंगाई का काम होता है तो कई प्रकार के जो डाई होते हैं, कई प्रकार के जो रंग होते हैं वो प्रयुक्त किए जाते हैं चमड़े को रंगने के लिए। तो उस दौरान भी सामान्यतः जो आपके क्या होता है, जल स्रोत होता है, वो जल स्रोत दूषित हो सकता है यदि ये दूषित जल उसके अंदर मिल जाता है तो। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कपड़ा उद्योग और ऐसे उद्योग जिनके अंदर रंगों का प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा भी जल क्या होता है, दूषित होता है। इसलिए जल को छोड़ने के लिए उस जो रंगीन जल है उसमें से जो रंग है उस रंग को अवशोषित कर लिया जाना चाहिए और अवशोषित करने के बाद ही ये जो कागज़ उद्योग या जो कपड़ा उद्योग होता है उससे निकलने वाला जल है उसे नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। कागज़ व कपड़ा उद्योग, कागज़ व कपड़ा उद्योग में रंगों का उपयोग होता है जिससे जल दूषित होता है। अतः इस जल को छोड़ने से पहले इस रंग को अवशोषित किया जाना चाहिए। ये जो रंग है उस रंग को अवशोषित किया जाना चाहिए। इसके लिए कई प्रकार की टेक्निक होती हैं, वो काम में ली जाती हैं, जिससे जो जल होता है वो शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा बच्चों सामान्यतः जो खाद्य सामग्री जहाँ पे बनाई जाती है, उन खाद्य सामग्री बनाए जाने वाले जो उद्योग होते हैं उन उद्योगों के अंदर सामान्यतः जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो जल होता है उसे सौर ऊर्जा के माध्यम से उसको उपचारित किया जाना चाहिए और यहाँ से निकलने वाला जो जल होता है उसे कृषि कार्यों के अंदर प्रयुक्त किया जाना चाहिए। तो खाद्यान्नों वाले उद्योगों से निकलने वाले जल को उपचारित कर सिंचाई में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। देखो बच्चों, खाद्यान्नों वाले जो उद्योग होते हैं वहाँ पे जो जल प्रयुक्त होता है उस जल को सामान्यतः क्या किया जाना चाहिए, उपचारित किया जाना चाहिए। और उपचारित किए जाने के बाद उस जल को क्या कर सकते हैं अपन, उस जल को प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो सीवरेज लाइन का पानी होता है, शहरों के अंदर जो सीवरेज लाइन होती है उस सीवरेज लाइन के जल को शुद्धिकरण किया जाना चाहिए और शुद्धिकरण करने के बाद उस जल का उपयोग सिंचाई के लिए प्रयुक्त कर लेना चाहिए। उसको डायरेक्ट नदियों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ऐसा करने से नदियाँ दूषित हो जाती हैं। तो सीवरेज के पानी को सीवरेज के पानी को उपचारित कर कृषि कार्यों या सफाई कार्यों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। कृषि कार्यों में या फिर सफाई जो कार्य होते हैं उन कार्यों के अंदर जो ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं सीवरेज के, वहाँ से निकलने वाला जो जल होता है उसे हम सफाई में, जैसे सार्वजनिक शौचालय होते हैं या फिर जो शहर के आसपास जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं सौंदर्यीकरण के लिए, उनके अंदर पानी डालने के लिए जो पानी प्रयोग होता है वो सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट करने के बाद अपन काम में ले सकते हैं, जिससे जो पेयजल है, पीने योग्य जल है, वो भी
कम नहीं होगा और जो सीवरेज जल है उसका भी उचित समाधान हो जाएगा। तो जो सार्वजनिक शौचालय हैं, सड़कों के आसपास सौंदर्यीकरण के लिए जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उनमें पानी डालने के लिए जो सीवरेज का पानी होता है उसे फिल्टर करके, उसे साफ करके, उपचारित करके काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों जो तेलीय पदार्थ होते हैं, उन तेलीय पदार्थों के पानी में मिल जाने के कारण भी कई प्रकार के दूषित प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसीलिए तेलीय पदार्थों से मिले हुए पानी को भी फिल्टर किया जाना चाहिए और फिल्टर करने के बाद उसको उपचारित किया जाना चाहिए और उपचारित करके सामान्यतः फिर उसको जल स्रोतों के अंदर छोड़ा जाना चाहिए। तो बच्चों ये कुछ तरीके थे जिनके माध्यम से हम प्रदूषित जो जल है उसको होने से रोक सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में जल प्रदूषण ना हो इसके लिए हम उसको उपचार कर सकते हैं। इन तरीकों के माध्यम से जल प्रदूषण के ऊपर अपन नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बच्चों आपके वायु प्रदूषण क्या होता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।